Hello students, today we are going to understand an important topic, writing a notice. आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक नोटिस लिखना सीखेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, एग्ज़ाम में सभी क्लासों में लगभग आता है। अलग अलग मार्किंग स्कीम रहती है इसकी। अब देखें नोटिस क्या होता है। यू मस्ट हैव सीन द नोटिस बोर्ड इन योर स्कूल। आपने अपने स्कूल में नोटिस बोर्ड तो देखा ही होगा। नोटिस आर जनरली पेंड अप और पेस्टेड ऑन बोर्ड्स। उन नोटिस बोर्ड पर नोटिस जिन्हें सूचना कहते हैं, सामान्य तौर से वो या तो पिन अप कर दी जाती हैं, पिन से लगा दी जाती हैं, या उन्हें पेस्ट कर दिया जाता है, चिपका दिया जाता है बोर्ड पर। ऐसी नोटिस सूचनाएं अक्सर स्कूलों में देखने को मिल जाती हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, नोटिस के उद्देश्य क्या हैं? ए नोटिस इज ए फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग which gives news or information about some event. नोटिस एक फॉर्मल पीस है, फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है, लिखने का एक औपचारिक छोटा सा तरीका है जो कि कुछ न्यूज़ देता है या इंफॉर्मेशन देता है किसी घटना के बारे में, कोई प्रोग्राम के बारे में एक सामान्य सूचना देता है। तो ये इसका उद्देश्य रहता है। It is circulated or displayed to announce events, functions, celebrations, births and deaths. ये नोटिस सर्कुलेट कर दिए जाते हैं या तो भेज दिए जाते हैं प्यून के द्वारा या किसी के द्वारा, या फिर डिस्प्ले कर दी जाती हैं। किस लिए? टू अनाउंस इवेंट्स। कोई इवेंट होने वाला है, वो स्कूल में हो सकता है, किसी लॉज, धर्मशाला, होटल में या कहीं पर भी हो सकता है। फंक्शन के बारे में अनाउंसमेंट रहती है, उसमें अनाउंस रहता है। सेलिब्रेशंस हो सकता है किसी चीज़ का, बर्थ्स हो सकता है, डेथ्स के बारे में कोई हो सकता है प्रोग्राम, तो उसके बारे में अनाउंसमेंट रहती है, तो उसको डिस्प्ले या सर्कुलेट कर दिया जाता है उस नोटिस को। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक अपील्स। कभी कभी नोटिस अपील्स भी करते हैं, अपील्स के लिए भी उपयोग में लाए जाते हैं। एंड टू गिव इन्विटेशंस, या फिर कहीं इन्विटेशंस के लिए भी इनका यूज किया जाता है। समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो यूज टू इशू इंस्ट्रक्शंस टू द पब्लिक। कभी कभी नोटिस का उपयोग पब्लिक को, जनता को इंस्ट्रक्शंस, निर्देश देने के लिए भी होता है। जैसे कभी कोरोना बीमारी डिसीज चल रही है, तो कैसे लोगों को अपना टेक केयर करना है, ध्यान रखना है, क्या क्या बातें ज़रूरी हैं संक्रमण से बचाव के लिए। तो ऐसी गवर्नमेंट भी कभी कभी ऐसे इंस्ट्रक्शंस पब्लिक के लिए निकालती है। इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, परंतु शैक्षणिक इंस्टीट्यूट जो होते हैं हमारे स्कूल जैसे, कॉलेज वगैरह, नोटिस आर डिस्प्लेड ऑन अ नोटिस बोर्ड। वहाँ पर नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कर दिए जाते हैं। सच नोटिस आर यूज टू इनवाइट द स्टूडेंट्स टू ए फंक्शन और अ पार्टी, और टू इनवाइट देयर पार्टिसिपेशन इन अ टूर और कैंप etc. तो इस तरह के जो नोटिस हैं वो स्टूडेंट्स को इनवाइट करने के लिए होते हैं, किसी फंक्शन में और पार्टी या किसी पार्टी में, या उनको इनवाइट करना है, उनको पार्टिसिपेट करना है किसी टूर पर जाने के लिए, कोई कैंप में जाने के लिए। तो इस तरीके से पहले से ही एक नोटिस, एक सूचना दी जाती है स्टूडेंट्स को, तो उसके लिए भी नोटिस का यूज किया जाता है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो इशू पब्लिक नोटिस। सरकारी डिपार्टमेंट भी कभी कभी पब्लिक नोटिस इशू करते हैं, निकालते हैं। दे अपीयर इन न्यूज़पेपर्स, और वो अक्सर आपको अखबार में दिखते हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में हम कह सकते हैं, इट इज़ एन इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन और वार्निंग।
ये नोटिस जो है एक इन्फॉर्मेशन हो सकती है, होती है, या एक इंस्ट्रक्शन होता है, निर्देश होता है, या कोई वार्निंग, चेतावनी होती है। गिवन इन एडवांस, जो कि पहले से ही दे दी जाती है, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में, दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, जो कि निकट भविष्य में, फ्यूचर में होने वाली है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन और वार्निंग पहले से ही दे दी जाती है शॉर्ट में, तो वो नोटिस होता है। इट इज़ ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग रिटन यूजुअली इन ए फॉर्मल और इनफॉर्मल स्टाइल। ये एक छोटा सा लिखना होता है जो सामान्य तौर से या तो फॉर्मल स्टाइल में होता है या इनफॉर्मल स्टाइल में होता है। फॉर्मल स्टाइल यहाँ यानी ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस लगते हैं, वो फॉर्मल होता है, और जहाँ ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू नहीं होते वो इनफॉर्मल स्टाइल होती है। अब हमको अब ये तो आप जानते हैं कि हर क्लास में लगभग ये नोटिस आता है बनाने के लिए। तो हाउ टू राइट इफेक्टिव नोटिस, हम एक प्रभावशाली नोटिस कैसे लिख सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। The aim of notice writing is to test the student's ability to express ideas in clear and correct grammatical English। ये नोटिस जो होता है, इस नोटिस के लिखने का उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य है कि हम विद्यार्थियों की एबिलिटी, योग्यता का टेस्ट करें कि वो कैसे अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं इन क्लियर एंड करेक्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश, एक साफ और स्पष्ट ग्रामेटिकल इंग्लिश में अपने आइडियाज़ को स्टूडेंट कैसे एक्सप्रेस करता है, इसका एक टेस्ट नोटिस राइटिंग में लिया जाता है, और यही उसका उद्देश्य होता है। बीइंग अ फॉर्मल कंपोजिशन, द लैंग्वेज ऑफ द नोटिस हैज़ टू बी फॉर्मल, ल्यूसिड एंड कंसाइज। अब हम जो नोटिस एग्ज़ाम में लिखते हैं वो फॉर्मल कंपोजिशन में आता है, तो एक फॉर्मल कंपोजिशन औपचारिक रूप से इसको बनाना होता है, तो इसकी जो लैंग्वेज है नोटिस की वो बहुत ही फॉर्मल होती है, औपचारिक होती है, ऑफिशियल टाइप की होती है, ल्यूसिड, स्पष्ट समझ में आ जाए ऐसी होती है, और कंसाइज, संक्षिप्त होनी चाहिए। ज़्यादा भाषा का उपयोग, शब्दों का या लाइनों का, सेंटेंस का यूज इसमें नहीं किया जाता है। शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग रहता है ये। राइटिंग एन इफेक्टिव नोटिस इज एन आर्ट, परंतु आप आसान भी नहीं है। एक इफेक्टिव नोटिस को लिखना एक आर्ट है, एक कला है। ये कोई याद करने की चीज़ नहीं है कि हम किसी भी टॉपिक के नोटिस को याद कर लें और हम एग्ज़ाम में इसको राइट डाउन कर दें। इतना सिंपल नहीं होता, क्योंकि टॉपिक बदल करके आते हैं। तो आपको नोटिस कैसे लिखना है, उसका फॉर्मेट क्या है, वो सीखना है आपको बेसिकली। तो इफ़ेक्टिव नोटिस लिखना एक आर्ट है, एक कला है, विच कैन बी मास्टर्ड विद कंटिन्यूस प्रैक्टिस, जिस पर कि हम मास्टर्ड हो सकते हैं, बेहतर अच्छे बन सकते हैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस से, लगातार प्रैक्टिस से। हमको बनाना पड़ेंगे नोटिस, कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब हम एक इफ़ेक्टिव नोटिस बना सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप ये देख लें कि नोटिस जो एग्ज़ाम में हमको लिखना होता है उसका एक फॉर्मेट है, नोटिस का फॉर्मेट है। अब इसमें क्या क्या होता है ये चीज़ें आप देखें इसमें ज़रा। एक तो ये नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट, यानी ये बना हुआ है। यहाँ आपको ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट का, स्कूल का नाम लिखना होता है जो कि नोटिस निकाल रहा है। वो ऑफिस हो सकता है, इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, उसका नाम आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद ये एक इधर लेफ्ट में डेट का कॉलम लिखा हुआ है, तो ये इशूइंग डेट रहती है, जिस डेट को नोटिस जारी हुआ है। और यहाँ सेंट्रल में आपको ये नोटिस हेडिंग लिखना होता है। इसके नीचे ये सब्जेक्ट हेडिंग या सब्जेक्ट, आपको जो क्वेश्चन आया है उस क्वेश्चन में हेडिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या है उस नोटिस का, वो आपको बड़े इफ़ेक्टिव तरीके से
इसमें लिखना है। आप यहाँ देखें कि हर चीज़ के लिखने के लिए एक स्पेशल जगह है, एक स्पेशल ग्राउंड बताया गया है, वहीं पर आपको वो चीज़ लिखना है। इसके बाद ये जो एरिया है ये कंटेंट मैसेज का एरिया है, यानी जो नोटिस का मैसेज है, कंटेंट है, वो क्या है, उसको हमको 30 से और 60 वर्ड्स, जो 60 वर्ड्स होते हैं, 30 to 60 वर्ड्स में हमको लिखना है। और इसमें क्या क्या लिखना होता है, डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल, क्या शेड्यूल है, डिटेल्स क्या है, उस जो प्रोग्राम हो रहा है उसकी डेट क्या है, टाइम वैल्यू क्या है, ये सब हमको इस कंटेंट में लिखना होता है। और आखिर में आपको ये लास्ट में आप देखें, यहाँ सिग्नेचर रहते हैं, नेम रहता है और डेजिग्नेशन रहता है। लिखने वाले का जो राइटर है उसका सिग्नेचर, उसका नाम लिखना होता है, उसका डेजिग्नेशन यानी उसका पद। जैसे कि कोई स्टूडेंट है और वो क्लास मॉनिटर है तो वो नाम लिखेगा अपना, और यहाँ डेजिग्नेशन में अपना क्लास मॉनिटर या कल्चरल सेक्रेटरी, कुछ भी जो उसका डेजिग्नेशन हो, पद हो, वो लिखेगा। तो अब हम इसको एक एक चीज़ को बारीकी से समझते हैं। एन इफेक्टिव नोटिस शुड इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। एक प्रभावशाली नोटिस में निम्न डिटेल्स बातें होनी चाहिए। सबसे पहले नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो इशूइंग अथॉरिटी है यानी जो उस नोटिस को जारी कर रहा है, स्कूल का प्रिंसिपल हो सकता है, कोई कॉलेज का ऑफिस हो सकता है, यानी जो भी इसको जारी कर रहा है, तो नेम ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, हमको उसका नाम लिखना है। ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ऑफिस हो सकता है, जो भी है उसकी इशूइंग अथॉरिटी का हमको नाम लिखना है। और वो हमको लिखना है यहाँ पर, ये जो मैंने बताया आपको, ये जगह जो है वो इसके लिए है। ऊपर फिर आप देखें डेट ऑफ इशूइंग द नोटिस, यानी कि जिस डेट को नोटिस इशू हुआ है, जारी हुआ है, वो डेट हमको लिखना है। अभी उसकी जगह मैंने आपको उसमें बताई थी फॉर्मेट में। और उसके बाद टाइटल नोटिस, ये टाइटल नोटिस जो है ये बिल्कुल कैपिटल में ऐसे ही हमको लिखना है, बड़ा अट्रैक्टिव, जहाँ जगह दी है उसकी उस जगह पर। इसके बाद हेडिंग आएगा, ए सूटेबल आई कैचिंग हेडिंग। आई कैचिंग हेडिंग माने कि आँखों में देखते ही वो आकर्षक लगे, आँखों को देखते ही आकर्षक लगे, ऐसा हेडिंग होना चाहिए कि हाँ, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें जो टॉपिक है जिसके ऊपर हमको मैसेज कंटेंट लिखना है नोटिस का, उसका ये हेडिंग है, वो आई कैचिंग होना चाहिए, बिल्कुल आँखों को भाने वाला, अच्छा लगने वाला। और फिर पर्पज़ और एम ऑफ राइटिंग, ये हमको कंटेंट में लिखना होता है कि वो जो लिख रहे हैं हम नोटिस, उसका पर्पज़ क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो आप ये देखें इस फॉर्मेट में ये सारी बातें आ गई। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट सबसे ऊपर है, जहाँ हमको अपने स्कूल का, कॉलेज का, ऑफिस का नाम लिखना है। यहाँ ये बात याद रखें कि ये इसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लेटर्स आएंगे सारे कैपिटल होंगे, सारे कैपिटल लेटर्स में ही हमको स्कूल या कॉलेज का नाम लिखना है। इसके बाद लेफ्ट में डेट दी है, इशूइंग डेट है, जिस डेट को नोटिस जारी होगा। उसके सामने ये रेड कलर में नोटिस लिखा हुआ है, ये आपको नोटिस ऐसे ही लिखना है। फिर नीचे हेडिंग सब्जेक्ट है, तो उस क्वेश्चन में उस मैसेज का, उस नोटिस का हेडिंग क्या है वो लिखना है। फिर कंटेंट मैसेज लिखना है, उसका मैटर क्या है। फिर नीचे सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन लिखना है। अब जो कंटेंट होता है उसका उद्देश्य क्या है, एक तो हमको ड्राइंग अटेंशन, यानी कि जो नोटिस की शुरुआत होगी, कंटेंट की शुरुआत होगी, उसकी शुरुआत होगी ड्राइंग अटेंशन, यानी जिनके लिए बात कही जा रही है उनको, उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है। तो इस तरीके से लाइन शुरू होती है, ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। तो इस तरीके से ड्राइंग अटेंशन। इनवाइटिंग, यदि कोई प्रोग्राम इनवाइट करने वाला है तो इनवाइटिंग करने के लिए स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है।
ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड, ठीक है ना, इस तरीके से। कॉलिंग अ मीटिंग, या फिर प्रिंसिपल कोई मीटिंग करने वाले हैं एनुअल फंक्शन के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, तो वो हो सकता है उसका कंटेंट। मेकिंग एन अपील, या कोई ट्री प्लांटेशन होने वाला है तो उसके लिए अपील, प्रार्थना करना कि ऑल स्टूडेंट्स हैव टू पार्टिसिपेट इन दिस प्लांटेशन। तो इस तरीके से कोई भी जो भी टॉपिक है उस क्वेश्चन का, उसके अकॉर्डिंग उसमें ड्राइंग अटेंशन हो सकता है, इनवाइटिंग हो सकती है, कॉलिंग अ मीटिंग हो सकती है, मेकिंग एन अपील। तो ये उस नोटिस के एम उद्देश्य हो सकते हैं। आगे देखें, इन केस ऑफ एन इवेंट, यदि कोई इवेंट होने वाला है तो उस स्थिति में ऑल द रिक्वायर्ड डिटेल्स, हमको सारी डिटेल्स की रिक्वायर्ड आवश्यकता रहेगी। यदि कोई इवेंट होने वाला, मान कि कोई ऐसी कंपटीशन हो रहा है, पेंटिंग कंपटीशन होने जा रहा है, तो फिर हमको सभी डिटेल्स की आवश्यकता होगी उस नोटिस में लिखने के लिए, क्योंकि जब तक स्टूडेंट्स को जो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उनको ये पता नहीं होगा कि उसकी डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, प्रोग्राम क्या है, ड्यूरेशन क्या है, तो तब तक उसका नोटिस का उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो सभी रिक्वायर्ड डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास होनी चाहिए। तो अब उस केस में यदि कोई इवेंट है तो उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड रहती है, एक तो उसकी डेट, कि वो जो इवेंट है, कंपटीशन है, वो किस डेट को हो रहा है, उसका टाइम क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक होगा। वेन्यू यानी जगह होती है, स्कूल में बहुत सी जगह होती है। इंडोर प्रोग्राम है कोई तो इंडोर अगले किसी बड़े हॉल में होगा, कोई प्लांटेशन है तो बाहर प्लेग्राउंड गार्डन में होगा। तो वेन्यू क्या है, जगह क्या है उस इवेंट की, वो भी लिखना होती है। और प्रोग्राम क्या है, ट्री प्लांटेशन है या पेंटिंग कंपटीशन है, कोई भी प्रोग्राम किस तरह का है वो लिखना है। और ड्यूरेशन क्या है, ड्यूरेशन माने 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, 14 से 17 तारीख तक चलेगा, 18 से 20 तक चलेगा, 7 दिन चलेगा, 4 दिन चलेगा। तो ये सब रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं, ये हमको उस इवेंट की लिखना होती हैं। ये सभी बातें हमको कंटेंट, जो मैसेज का कंटेंट होता है उसमें लिखना होती हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था कि नेम एंड डेजिग्नेशन। ये देखिए यहाँ पर ये कंटेंट में हम ये सारी चीज़ें कंटेंट में, यहाँ डिटेल्स ऑफ द शेड्यूल, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सारी चीज़ें हम 30 से 60 शब्दों में इस कंटेंट में लिखते हैं। इसके बाद ये लास्ट में आप देखिए यहाँ सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन रहते हैं, जो व्यक्ति उसको लिख रहा है। तो यहाँ नेम एंड डेजिग्नेशन विद द सिग्नेचर ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका नेम, सिग्नेचर होने चाहिए, उसका नाम होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन, उसका पद होना चाहिए, ठीक है। माना कि कोई ऋषभ कुमार है, वो अपनी साइन करेगा, नाम लिखेगा ऋषभ कुमार, और इशूइंग अथॉरिटी यानी कि वो यदि कल्चरल सेक्रेटरी है अपने कॉलेज का तो कल्चरल सेक्रेटरी अपनी डेजिग्नेशन लिखेगा। इसके बाद में आप देखें, द स्टाइल हैज़ टू बी फॉर्मल इन मोस्ट केसेस। हम नोटिस अधिकतर जो अपने एग्जाम में आते हैं उन सब की स्टाइल होती है वो फॉर्मल होती है। ओनली व्हेन द नोटिस इज पर्सनल, परंतु जब कभी नोटिस ये पर्सनल होता है, जैसे कि किसी के रिलेटिव कोई खत्म हो गया, उसकी डेथ की सूचना दे रहे हैं वो, तो फिर वो इट्स इनफॉर्मल, तो फिर ये लैंग्वेज जो है वो इनफॉर्मल हो सकती है। इसके बाद देखें आप, द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड। निम्न बातें आप दिमाग में रखें नोटिस बनाते समय, क्योंकि नोटिस बनाना एक आर्ट है, बड़ी अच्छी से इसको बनाना पड़ता है और परीक्षा में आपको बड़ी साफ सफाई से उसको लिखना होता है। तो कुछ बातें आप ध्यान रखें। रफ ड्राफ्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। पहले आप कहीं पर पीछे रफ कार्य होता है कॉपी के पीछे, तो वहाँ पर एक रफ ड्राफ्ट बना लें, उसका एक रफ कार्य कर लें, वो तैयार होना चाहिए रफ, जिससे कि हम उसमें फिर जब करें उसको लिखें तो उसमें कटापीटी या भद्दा ना लगे, गंदा ना लगे। तो रफ ड्राफ्ट हम उसका तैयार रखें। दूसरा, द ड्राफ्ट शुड बी केयरफुली रिवाइज्ड। जो भी रफ ड्राफ्ट बना है वो हमारा सावधानी पूर्वक रिवाइज होना चाहिए, यानी अच्छे से हम उसकी सारी बातें देख लें, उसका फॉर्मेट सही है, उसमें डेट सही लिखी है,
मेकिंग इसेंशियल करेक्शंस, उसमें आवश्यक करेक्शंस जो हैं वो हमको लगता है तो वो करके रखें। फिर इट शुड बी इंश्योर्ड दैट द लैंग्वेज इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट, ये आप इंश्योर हो जाए पक्के तौर से कि आपने जो लैंग्वेज की है वो ग्रामेटिकली करेक्ट है, जो आपने लैंग्वेज लिखी है वो आप में ग्रामर की कोई गलती नहीं है। एंड वर्ड्स डू नॉट एक्सीड द परमिसिबल लिमिट। अच्छा ये भी ध्यान रखें, आपकी जो क्वेश्चन आता है उसमें एक वर्ड लिमिट रहती है 60 to 80 वर्ड्स, 50 to 60 वर्ड्स, इतने वर्ड्स में आपको नोटिस लिखना है। तो आप वो वर्ड लिमिट को जो आपको परमिसिबल है एग्जाम में दी है उसको आप एक्सीड ना करें, उससे ज़्यादा वर्ड का इस्तेमाल न करें, क्योंकि ज़्यादा लिखना भी कभी कभी नेगेटिव आउटलुक देता है। अब एग्जामिनर टिप्स ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आप गलतियां करेंगे वो एग्जामिनर देखेगा आपके नोटिस राइटिंग में कि आपने नोटिस राइटिंग की है तो क्या क्या गलतियां की हैं, वो आपके नंबर काटने का भी आपको देखता है। तो ये बातें आप ध्यान रखें कि नंबर एक तो कैपिटल लेटर्स फॉर नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इज एन इम्पोर्टेंट फैक्ट। आपको बताया पहले कि जो इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है आपको सबसे ऊपर वो कैपिटल लेटर में होना चाहिए, उसका प्रत्येक वर्ड का लेटर जो है कैपिटल होना चाहिए। तो बड़े बड़े अक्षरों में आपको कैपिटल लेटर में अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन या स्कूल या कॉलेज जिसका जो नोटिस इशू कर रहा है उसका नाम लिखना है। दूसरा, द एंटायर कंटेंट विद इन ए बॉक्स, पूरा नोटिस जो बनेगा मैंने बताया उसका एक फॉर्मेट है, वो पूरा फॉर्मेट एक बॉक्स में है, तो एक बॉक्स के अंदर ही पूरा कंटेंट होना चाहिए, उसे बाहर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा आपको मार्क आपके कट सकते हैं। तीसरा, नो नीड ऑफ कंप्लीट सेंटेंसेस। कुछ बातें होती हैं जैसे हम डेट लिख रहे हैं, टाइम लिख रहे हैं, वैल्यू लिख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम कंप्लीट सेंटेंस का उपयोग करें, कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एब्रीविएशंस एंड सिम्बल्स कैन बी यूज्ड। इसमें एब्रीविएशंस यानी शॉर्ट फॉर्म जो होती हैं बड़े बड़े शब्दों की वो यूज की जा सकती हैं, सिंबल्स का यूज भी आप कर सकते हैं नोटिस मेकिंग में। अगला, द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ वर्ड शुड बी फॉलोड। आपको बताया अभी मैंने कि शब्द सीमा जो प्रिस्क्राइब की गई है आपको उसको आप फॉलो करें, जो उससे ज़्यादा आप न लिखें। पेनल्टी फॉर एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट, वरना वर्ड लिमिट से यदि आप एक्सीड होंगे, ज़्यादा बढ़ेंगे तो पेनल्टी हो सकती है, और वो पेनल्टी हाफ या फुल मार्क्स आपका कट सकता है। अब आपको मार्किंग स्कीम भी बता दें, ये नोटिस राइटिंग जो है कंपोजिशन होता है, एक फॉर्मल कंपोजिशन होता है, और ये एक बिल्कुल दिमाग में आप रख लें कि जितनी भी चीज़ें हम इंग्लिश के एग्ज़ाम में फॉर्मेट वाली बनाते हैं, लिखते हैं, उस सब में साफ़ सफाई का बड़ा ही ध्यान रखना होता है। जितना आप आई कैचिंग फॉर्मेट बनाएंगे, आई कैचिंग वर्ड सेंटेंसेस बनाएंगे, हेडिंग बनाएंगे, साफ सफाई अच्छे से रखेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। यदि आप उसमें साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेंगे तो निश्चित ही आपके नंबर कट सकते हैं। तो मार्किंग स्कीम क्या रहती है इसमें हम बात करें तो फॉर्मेट कैरीज 2 मार्क्स while कंटेंट्स एंड जो मैटर है कैरी 3 मार्क्स। एंड तो 2 नंबर का आपका कंटेंट फॉर्मेट के रहते हैं आपके 2 नंबर, और इसके बाद में कंटेंट एंड एक्सप्रेशन, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन जो बीच में रहता है उसके 3 नंबर रहते हैं। तो फॉर्मेट में क्या क्या इंक्लूड है आपका, ये देखें कि नेम ऑफ स्कूल ऑफिस, एक तो स्कूल ऑफिस का नाम आपने कैपिटल लेटर में लिखा है कि नहीं, द वर्ड नोटिस, जो वर्ड नोटिस सेंटर में लिखना है वो आपने लिखा है कि नहीं, सब्जेक्ट, टाइटल, डेट, ये जो चीज़ें हैं इन सब का 1 नंबर है। दूसरा, नोटिस इन ए बॉक्स एंड सूटेबल स्टाइल, आपने पूरा नोटिस एक बॉक्स में लिखा है, आपने सही स्टाइल इस्तेमाल की है तो हाफ मार्क मिलेगा आपको। राइटर्स नेम, आपने लिखने वाले का नाम, उसका डेजिग्नेशन, प्लेस डेट द राइट प्लेस, वो सही जगह पर आपने रखा है तो इसका भी हाफ मार्क्स मिलेगा। तो ये फॉर्मेट है। आपका कंटेंट मैसेज भी ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, आपको नहीं लिख पाए हैं तो भी आपको 2 नंबर तो मिलना ही है।
तो पर तो आपने फॉर्मेट अच्छा बनाया है तो फॉर्मेट आप अच्छे से सीख लें। फिर आता है कंटेंट एंड एक्सप्रेशन, वो एटलीस्ट 1 मार्क फॉर द कंटेंट क्लियरली एंड एक्यूरेटली। यदि आपका कंटेंट बिल्कुल क्लियरली और एक्यूरेटली है, साफ स्पष्ट है, तो फिर आपको कम से कम 1 नंबर तो मिलना ही है। दूसरा, द एक्सप्रेशन इंक्लूड्स करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। अब एक्सप्रेशन में क्या आता है, जो हम सेंटेंस बनाते हैं, लिखते हैं, तो एक्सप्रेशन में आपकी करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस हैं या नहीं है, स्पेलिंग्स सही है कि नहीं, मिस्टेक तो नहीं है, और पंक्चुएशन मार्क्स आपने कॉमा फुल स्टॉप प्रॉपर लगाया है नहीं लगाया है। फॉर ईच पॉइंट हाफ मार्क इज अवार्डेड। हर चीज़ आपकी जितनी अच्छी होगी तो आपको हाफ मार्क अवार्ड किए जाएंगे। तो ये 3 नंबर का आपका कंटेंट एंड एक्सप्रेशन होता है। यहाँ ये नोट डाल दिया है, ध्यान रखें आप, नो पेनल्टी फॉर एडिंग एनी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। आप यदि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देते हैं संक्षिप्त में 1-2 बातें, तो कोई पेनल्टी नहीं है। हाँ, एंड मार्किंग स्कीम में भी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू क्लास एंड बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ये जो मैंने अभी बताया आपको 5 नंबर का नोटिस आता है, तो ये किसी अलग अलग क्लास में 9 से लेकर 12 तक डिफरेंट क्लास में, किसी में 4 का, 5 का, 6 का हो सकता है। किसी एमपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में या किसी अन्य बोर्ड में अलग अलग मार्किंग स्कीम हो सकती है, तो ये डिफ़र हो सकती है। पर आपको इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि किस तरीके से मार्किंग स्कीम रहती है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अभी नोटिस से रिलेटेड बहुत सी बातें आपको बची हैं, अभी आपको एग्जाम्पल नहीं बता पाए हैं, वीडियो बड़ा हो गया है। तो अगला पार्ट 2 में वीडियो में आपको रिमेनिंग पार्ट और इम्पोर्टेंट वैल्यू पॉइंट्स जो हैं विथ इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल के साथ में नोटिस के मिलेंगे। तो जल्दी ही आपको नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 मिलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको टॉपिक समझ में आ रहा हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल का नाम एमपी इंग्लिश क्लासेस, आप इसको सर्च करके सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।